जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित आप लेके लिए पॉवर्टी का पार्ट सेकेंड लेके आता हूँ। जैसे कि पॉवर्टी फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पॉवर्टी के कॉजेज़ क्या होते हैं, पॉवर्टीज़ के टाइप्स क्या होते हैं, पॉवर्टीज़ का इम्पैक्ट क्या होगा। साथ ही साथ मैंने बताया पॉवर्टी का एलिवेशन प्रोग्राम क्या होगा, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। साथ ही साथ पॉवर्टी इन बिहार के बारे में मैंने सारा जिक्र बताया कि बिहार में रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में पॉवर्टी क्या होता है। अगर आप वीडियो ना देखे हैं तो आप जा कर के मेरे प्लेलिस्ट में या मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल्स पे, ठीक है। अब आगे देखिए, हम चलते हैं पॉवर्टी एस्टिमेशन। देखिए पॉवर्टी एस्टिमेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बीपीएससी ने बार बार क्वेश्चन पूछा, सिर्फ बीपीएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, यूपी पीएससी और पीसीए, जितने ही पीसीएस है और इवन यूपीएससी ने भी क्वेश्चंस उठा के यहाँ से पूछा है। तो सबसे पहले चलते हैं कि पॉवर्टी एस्टिमेशन होता है क्या है। तो देखिए पॉवर्टी एस्टिमेशन वो होता है कि एक लाइन होता है कि हम किस आधार पे ये कहें कि वो आदमी गरीब है और वो आदमी गरीब नहीं है, मतलब पॉवर्टी है देश में या नहीं है। तो इसके अंतर्गत जो 3 कॉमन मेथड को इस्तेमाल किया गया था, तो उसको हम लोग कहते हैं, एक को यूआरपी, दूसरे को बोलते हैं एमआरपी और तीसरे को बोलते हैं हम लोग एमएमआरपी। एमएमआरपी देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। इसका हो जाएगा मिक्स रेफरेंस पीरियड या रिकॉल पीरियड, जो भी आप कह लेंगे। इसका हो जाएगा मॉडिफाई मिक्स रेफरेंस पीरियड। तो देखिए तीनों में क्या क्या चीज़ें थी उसको हम बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले जब हम देखेंगे यूनिफॉर्म रेफरेंस रिकॉल पीरियड को, तो ये मतलब 1993 से 94 तक इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, याद रखें। दूसरा, इसको लाने वाला जो था, पब्लिश करने वाला एनएसएसओ था। आप ये सब लिखेंगे। फिर आप इसमें क्या कहेंगे कि यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड में कि जितने भी कंजम्पशन आइटम है, मतलब जितने भी आप उपयोग का संसाधन है, जितने आप कंज्यूम करते हैं, उस सारे आइटम्स को इसमें इंक्लूड किया गया था, ठीक है। सारे आइटम को इसमें इंक्लूड किया गया था और उसको 30 डेज, मतलब लास्ट प्रीवियस 30 डेज से आपको कंपेयर करता है। अगर ये सारे कंजम्पशन आइटम आपको लास्ट 30 डेज में आपको मिलता है तो आप पॉवर्टी लाइन में नहीं है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप क्या हो गए, आप पॉवर्टी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड में यही कहा गया है। जबकि मिक्स रेफरेंस पीरियड में जब हम चलेंगे, तो मिक्स रेफरेंस पीरियड में बच्चों दो तरह की बातें की जाती हैं। एक कहा जाता है फ्रीक्वेंसी आइटम। फ्रीक्वेंसी मतलब जिसकी ज़रूरत जल्दी हो, क्या हो, फ्रीक्वेंसी आइटम। और फिर दूसरा है कंजम्पशन आइटम, याद रखिए दूसरा क्या है, कंजम्पशन। तो फ्रीक्वेंसी आइटम में जो है, जैसे मैं आपको क्लॉथिंग को रखा गया, फुटवेयर को रखा गया, आपके ड्यूरेबल्स रखा, एजुकेशंस को रखा गया, आपके हेल्थ को रखा गया, तो ऐसे चीज़ों को आपको फ्रीक्वेंसी में रखा गया। तो इसके लिए जो है रेफरेंस लास्ट 365 डेज से निकाला जाता है, मतलब पिछले एक साल में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है कि नहीं मिल रही, इसके आधार पर पॉवर्टी का एस्टिमेट किया जाता है। और कंजम्पशन के मामले में फिर से आपको लास्ट के 30 डेज ही रखा जाता है। मतलब इन 5 को छोड़कर जितने भी कंजम्पशन आइटम फिर इसमें इंक्लूडेड होंगे और उसको 30 डेज से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे प्रीवियस 30 डेज से। अगर आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है तो आप एमआरपी के अंतर्गत नहीं आएंगे, मतलब आप पॉवर्टी में नहीं हैं। फिर तीसरा एक आता है मॉडिफाई मिक्स रेफरेंस पीरियड। देखिए इसमें 3 तरह की बातें की गई है, इसमें 3 तरह के। पहला तो आपके 365 डेज जो आपके फ्रीक्वेंसी आइटम था, फिर आपके 7 डेज जो इडेबल वाइल्ड फिश को रखा गया, और एक 30 डेज, मतलब जो आपके इस दोनों को छोड़कर जो कंजम्पशन आइटम बच गया वो इस 30 डेज के रखा गया। और देखा गया कि जो आपके फ्रीक्वेंसी आइटम है उसको लास्ट 365 से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जो हमारे रिकॉल पीरियड फिक्स के लिए, जैसे इडेबल वाइल्ड है, आपके देख सकते हैं इडेबल वाइल्ड ई हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, वेजिटेबल, फ्रूट, स्पाइस, ये सब क्या है, इनको 7 डेज से हम लोग कंपेयर करेंगे। और बाकी बात जो रिमेनिंग कंजम्पशन आइटम बच गया उसको लास्ट 30 डेज में। तो आप देख सकते हैं कि इन 3 आधार पे आप आसानी से लिख सकते हैं कि जब आपसे पूछा जाए कि पॉवर्टी एस्टिमेशन का मेथड बताइए, तो पॉवर्टी एस्टिमेशन का 3 मेथड है, आप बताएंगे। पहला आप बताएंगे यूआरपी मतलब यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, दूसरा बताएंगे आप एमआरपी मिक्स रेफरेंस पीरियड, और तीसरा बताएंगे एमएमआरपी, मतलब एमआरपी का मतलब हो गया मॉडिफाई मिक्स रेफरेंस पीरियड, ठीक है। इन 3 के आधार पर जब यूआरपी की बात होगी तो आप यूआरपी में से बात करेंगे जितने भी कंजम्पशन आइटम है उसको 30 डेज के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। जब एमआरपी की बात होगी तो उसमें 2 तरह की बातें आप करेंगे कि एक तो हम आपको फ्रीक्वेंसी आइटम रखते हैं, जैसे कि क्लॉथ हो गया, फुटवेयर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, तो इसको लास्ट 65 डेज के साथ करेंगे। और रिमेनिंग जो बच के वो कंजम्पशन आइटम में रखा गया, इसका कंपेरिजन हम लोग से 30 डेज से करेंगे।
जबकि वहीं जब MMRP की बात करेंगे, MMRP की, तो वहाँ पर 3 लेवल पे रखा गया। एक तो फ्रीक्वेंसी जो उसमें था तो वो 365 डेज के साथ, 7 डेज के साथ रखा गया एडिबल वाइल्ड फिश, मीट, वेजिटेबल, फ्रूट जो कि जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को इसमें रखा गया और रिमेनिंग का जो कंजम्पशन है उसको 30 डेज के अंतर्गत रखा गया। तो ये 3 आपको लिखना पड़ेगा कि ये सारे आइटम्स क्या है, तो इस आधार पर आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जो कुछ कमेटी है उन्होंने क्या कहा, जो रंगराजन कमेटी थी रिपोर्ट 2014 में, उन्होंने बोला है कि MMRP मिक्स मॉडिफाई रेफरेंस पीरियड, मतलब मॉडिफाई मिक्स रेफरेंस पीरियड को हमें इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि मोर सूटेबल है। क्यों मोर सूटेबल है, तो यहाँ पर देखिए तीन तरह की बातें होती है। 365 जो अब तुरंत यूज करते हैं उसके लिए रेफरेंस पीरियड था। दूसरा जो नॉन ड्यूरेबल था, जल्दी खत्म हो सकता है, जैसे मीट, फिश, वेजिटेबल, फ्रूट्स, इडेबल वाल्स, ठीक है। और तीसरा कंजम्पशन लेवल। इन 3 के आधार पर रखा गया था। तो ये 7 डेज और ये 30 डेज। तो ये क्या, ये मोर सूटेबल है इन कंपेरिजन टू URP और MRP, ठीक है। इवन जो वर्ल्ड बैंक जो है, जो आप देखेंगे वर्ल्ड बैंक का 2015 का था, वो ऑल्सो सेपरेटेड द आइडिया ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम द MRP टू MMRP। मतलब वर्ल्ड बैंक ने भी बोला है कि जो अब आप MRP से निकालते हैं, मतलब मिक्स रेफरेंस पीरियड से, इससे आगे बढ़ के आप मॉडिफाई मिक्स रेफरेंस पीरियड पे आ जाइए। अब आपको पता है कि मिक्स रेफरेंस पीरियड ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें क्या होता है, 2 बातों को रखा गया था, फिर से बता दे रहा हूँ। एक होता है आपके फ्रीक्वेंसी आइटम जो 365 डेज हम कंपेयर करेंगे, और एक कंजम्पशन आइटम होता है उसको 30 डेज के साथ हम कंपेयर करेंगे, लास्ट 30 डेज के साथ, ठीक है। लेकिन मिक्स रेफरेंस में वहीं पे उसको बढ़ा दिया जाता है। देखिए उसके बाद आगे हम चलते हैं। द कॉमन मेथड यूज टू पॉवर्टी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द इनकम और कंजम्पशन लेवल। मतलब भारत में जो हम या तो हम इनकम लेवल पे हम कंपेयर करते हैं या कंजम्पशन लेवल पर करते हैं। तो ऊपर देखिए आप, मैंने जब से URP, MRP, MMRP बताया वो कंजम्पशन लेवल पर था। इफ़ द इनकम और कंजम्पशन फॉल बिलो द गिवन मिनिमम थ्रेशोल्ड या आपका लेवल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, BPL कहा जाता है। मतलब कोई भी एक पॉवर्टी एस्टिमेशन रखा गया है, अगर आप उसके जस्ट नीचे रहेंगे, जैसे ये लाइन है, इस लाइन के जस्ट नीचे रहेंगे तो आप BPL ही कहलाएंगे, ठीक है। तो वही इस बात में कहा जा रहा है। आगे जब हम देखेंगे तो पॉवर्टी लाइन कैलकुलेशंस में, तो देखिए अब रिसेंट में जब हम बात करेंगे कि रिसेंट में पॉवर्टी एस्टिमेशन कौन निकालता है, तो हम बताएंगे कि रिसेंट में जो अभी हाल में ही भारत में आप पॉवर्टी एस्टिमेशन कौन कैरी करता है, नीति आयोग करती है, जो कि एक टास्क फोर्स है। और नीति आयोग भी किसके मदद से करती है, तो वो NSSO के डाटा जो उनका सर्वे होता है, उस सर्वे के आधार पे वो करते हैं। और इस सर्वे जो NSSO, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आते हैं। तो मतलब सिंपली समझिए कि आप पूछा जाएगा देखिए पॉवर्टी एस्टिमेशन, तो पहले बताएंगे पॉवर्टी एस्टिमेशन क्या होता है, फिर पॉवर्टी एस्टिमेशन में पहले 3 मेथड को जिक्र करेंगे, फिर आप रंगराजन कमेटी का, फिर आप उसमें वर्ल्ड बैंक का, फिर बताएंगे कि रिसेंट में क्या है। तो रिसेंट में जो है पॉवर्टी एलिवेशन में नीति आयोग की मदद से प्रयोग किया जाता है। और नीति आयोग जो है वो NSSO का डाटा उठाती है, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मतलब MOSPI के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब देखिए इनकम वर्सेस कंजम्पशन लेवल, मतलब ये पूछा गया है कि अब नोट है, ये जान ले, ये लिखे नहीं, ये आपको समझाने के लिए है कि कंजम्पशन वर्सेस इनकम लेवल कि व्हेन आस्क विथ राइट, मतलब कब जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप लिखेंगे कि कंजम्पशन में और इनकम में कौन सुटेबल होगा। तो आप बताएंगे कि जो पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इंडिया इज बेस्ड ऑन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नॉट ऑन द इनकम लेवल। देखिए अब क्या है कि भारत में जो पॉवर्टी एस्टिमेशन है वो कंजम्पशन लेवल पर रखा गया है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे, अगर देखिए इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वाले से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कोई पूछे कि भारत में पॉवर्टी एस्टिमेशन कंजम्पशन लेवल पर ही क्यों रखा गया है, तो आप बताएंगे कि इसके बहुत सारे 2-3 रीजन हैं। पहला रीजन तो है आपके इनकम का वेरिएशन। इनकम का वेरिएशन क्या कि इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, डेली वेज लेबर्स ETC है हाईली वेरिएबल एंड टेम्प्रोरी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो और एक प्राइवेट जॉब कर रहा हो, या लेबर आपका हो, तो आप देखेंगे तीनों की कहीं ना कहीं सैलरी में डिफरेंट करेगा। तो गवर्नमेंट वाले का एक फिक्स सैलरी आता है, प्राइवेट वाले का आप इंक्रीमेंट भी होता है टाइम टू टाइम, लेकिन लेबर से क्या है, कभी वो कम कमाएंगे, कभी वो ज़्यादा कमाएंगे। अगर हम इनकम लेवल पर अगर देश में पॉवर्टी निकालेंगे तो वो क्या होगा, हमारा डेटा मिसमैच हो सकता है, ऐसे में नहीं निकलेगा, ठीक है। पहला तो ये है। तो अब यही, जबकि आप कंजम्पशन लेवल देखिए तो ये तीनों आदमी का जो पैटर्न होगा खाने का वो सेम होगा। जैसे मान लीजिए कि जो गवर्नमेंट जॉब में है वो जो डेली खाते हैं रूटीन वाइज वही खाएंगे,
जो प्राइवेट सेक्टर में हाई पोस्ट पे वो भी वही खाएंगे, और जो लेबर है जो डेली रूटीन उसी हिसाब से। तो मतलब ये कंपेयर किया जाएगा कि ये जो 3 व्यक्ति है अपने कंजम्पशन लेवल में कोई कमी तो नहीं हुई है। अगर कमी हुई है तो पॉवर्टी के अंतर्गत आ जाएंगे, नहीं हुई है तो डेट मीन्स दे आर नॉट अंडर द पॉवर्टी। दूसरा एडिशनल इनकम, जैसा मैंने बात बोला कि कभी भी जो रेगुलर वेजेस जिनको मिलता है उसमें एडिशनल वेजेज होता है तो उसको हम काउंट करना क्या होता है, डिफरेंट होता है। और साथ ही साथ डाटा कलेक्शन, तो जैसे डाटा कलेक्शन जो है, तो देखिए कंजम्पशन लेवल पर हम डाटा कलेक्शन लास्ट 30 डेज का तो आसानी से कर ले सकते हैं सर्वे के द्वारा, लेकिन इनकम का डाटा कलेक्शन सही नहीं हो पाया क्योंकि समटाइम्स क्या है, लोग अपने फॉल्स सैलरी भी बता सकते हैं। जो वेंडर होते हैं या डेली वेज वर्कर होते हैं तो वो फॉल्स डेटा बता करके भी क्या कर सकते हैं इस तरह से आपका। तो इसलिए जब भी आपसे पूछे कि कंजम्पशन वर्सेस इनकम में तो कंजम्पशन का क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो आप डिमेरिट्स बताएंगे मनी का कि पहला एक तो सैलरी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। दूसरा एडिशनल सैलरी हो सकता है, उसका काउंटेबल नहीं है। तीसरा डेटा मिसमैच हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जब हम बात करेंगे तो ये पॉवर्टी एस्टिमेशन में ये हानिकारक हो, मतलब कि ये एक तरह से डिमेरिट्स हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि इंपॉर्टेंट है कि पॉवर्टी एस्टिमेशन बेस्ड ऑन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नॉट ऑन इनकम लेवल। याद रखें हमेशा भारत में पॉवर्टी एस्टिमेशन क्या है, कंजम्पशन लेवल पे, मतलब आप कितना खाते हैं उस आधार पे है, कितना सामानों का इस्तेमाल करते हैं उस आधार पे है, ये नहीं कि आपका कितना इनकम है। इनकम के आधार पे भारत में कभी भी पॉवर्टी नहीं निकाली जाती है। साथ ही साथ अब कुछ कमेटी हम देखेंगे, कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया था। तो देखिए अलग कमेटी, जो अलग कमेटी वो 1979 में आई थी, तो डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज। तो देखिए अलग कमेटी जो थे उन्होंने उनका कंस्टिट्यूट, मतलब उनको बनाया गया था 1979 में, और अलग कमेटी ने कहा था कि हम देश में पॉवर्टी लाइन जो है वो कैलोरी के हिसाब से निकालेंगे। कैलोरी का मतलब कि आप कितना इंटेक करते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो रूरल एरियाज है वहाँ पर 2400 कैलोरीज होना चाहिए, जबकि अर्बन एरिया में कितना होना चाहिए, 2100 होना चाहिए। तो रूरल में 2400 क्यों होना चाहिए, क्योंकि इनका फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे कैलोरी इंटेक्ट ज़्यादा होगा। वहीं पर अर्बन लोगों का क्या होता है, थोड़ा सा बैठ कर काम करते हैं, इसलिए इनको कैलोरी इनके इंटेक्ट कम होगी। तो आप याद रखें पॉवर्टी एस्टिमेशन में आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि अलग कमेटी, मतलब आप जिक्र करेंगे ही करेंगे कि अलग कमेटी एक 1979 में कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने रिकमेंड दिया कि अब हम जो पॉवर्टी एस्टिमेशन है वो कैलोरी के हिसाब से करेंगे, और कैलोरी के हिसाब से करने के बाद आप रूरल में बताएंगे 2400 और अर्बन में 2100। ये इनका पॉवर्टी एस्टिमेशन था। फिर आप बताएंगे कि सब्सिक्वेंटली डिफरेंट कमेटी, जैसे कि लकड़वाड़ा कमेटी बने थे, तेंदुलकर कमेटी बने थे और रंगराजन कमेटी बने थे। तो देखिए अब हम तेंदुलकर कमेटी की बात करते हैं तो तेंदुलकर कमेटी जो है ये आपके सजेस्टेड पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल एरियाज, ये रूरल एरियाज के लिए देते हैं, ठीक है। इट इज़ मूव्स अवे फ्रॉम द कैलोरीज इनटेक एज अ एंकर पॉवर्टी एस्टिमेशन एंड इंक्लूडेड द हेल्थ एंड एजुकेशन। देखिए अलग कमेटी की जब बात करेंगे तो अलग कमेटी सिर्फ कैलोरीज इनटेक को ही इंक्लूड करते हैं, जबकि तेंदुलकर कमेटी है तो तेंदुलकर कमेटी जो है वो कैलोरी को तो इंटेक, मतलब कैलोरी को तो रखते ही रखते हैं, साथ ही साथ 2 एडिशनल चीज़ों को ऐड करते हैं। 2 एडिशनल चीज़ें जो होती है इनके, वो होता है हेल्थ, कि हेल्थ के आधार पे भी, मतलब हेल्थ फैसिलिटी के आधार पे, और एजुकेशन कि किसी को कितना एजुकेशन मिल रहा है, किसको कितना हेल्थ फैसिलिटी मिल रहा है, उस आधार पे भी अब हम क्या करेंगे, पॉवर्टी एस्टिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। इट डिड नॉट डील विद द अर्बन पॉवर्टी लाइन। तो याद रखें तेंदुलकर कमेटी जो है वो अर्बन पॉवर्टी लाइंस को डिफाइंड नहीं करता है। तेंदुलकर कमेटी ओनली डिफाइन द रूरल एरियाज पॉवर्टी एंड इन रूरल एरियाज पॉवर्टीज़। वो बताते हैं कि सिर्फ कैलोरी ही नहीं, साथ ही साथ एजुकेशन और हेल्थ को भी रखा जाए, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं तो तेंदुलकर कमेटी, देखिए हालांकि उन्होंने नहीं रखा है, लेकिन उन्होंने बाद में फिर तेंदुलकर कमेटी ने एक पैसे के अनुमान के अकॉर्डिंग बताया कि अर्बन इलाके में जो 33.33 रुपीज़ कमाता होगा उसके ऊपर वाले गरीब नहीं होंगे, जबकि शहर जो कि रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाकों में जो 27 रुपया 20 पैसे कमाता होगा, अगर उसके नीचे है तो गरीब है, इसके ऊपर है तो वो लोग गरीब नहीं होंगे। ये रहा आपके तेंदुलकर कमेटी का रिपोर्ट। आप देखिए एज पर कि रंगराजन कमेटी रिपोर्ट 2014 में द पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट इज मंथली पर कैपिटा 1407 इन अर्बन और 972 इन रूरल। मतलब आप देख सकते हैं कि जो तेंदुलकर कमेटी है उसने बोला कि नहीं, जो अर्बन इलाका है 2014 में वो 1407 रुपये से अगर अधिक कमाती है तो वो गरीब नहीं होंगे। कहाँ पे, अर्बन में, ये रंगराजन कमेटी ने कहा है। और 972 रुपये अगर आप रूरल एरिया में कमा रही है, उसके ऊपर पर पर्सन की बात है, पर फैमिली नहीं, पर पर्सन, तो इतना कमा रहे हैं तो आप इसके नीचे
है तो गरीब है, इसके ऊपर है तो आप गरीब नहीं कहलाएंगे, इस तरह की बातों को कहा गया था। अब देखिए एक आया था एनसी सक्सेना कमेटी, तो ये अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन 2008। एनसी सक्सेना कमेटी जो 2008 में बताया था, और ये बीपीएल के आधार पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब ऑफिशियली जब हम बात करेंगे बीपीएल, तो बीपीएल दो आधार पे निकाला जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और एक आपके स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट बीपीएल का एस्टिमेशन निकालती है वो नीति आयोग की मदद से निकालती है, जो इनिशियो डाटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आधार पे। जबकि अगर आप स्टेट की बात करेंगे तो ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री निकालती है अकॉर्डिंग टू द सेंसस के आधार पे। तो आप लिखेंगे कि भारत में अगर बीपीएल का एस्टिमेशन करते हैं तो बीपीएल का एस्टिमेशन दो रूप से किया जाता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है बच्चों, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अब नीति आयोग के द्वारा किया जाता है, और नीति आयोग जो है यूज करती है NSSO का डाटा, ठीक है, जो कि वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आधार पर होता है कि आप कंजम्पशन पर कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उस आधार पे आपका बीपीएल निकाला जाता है। जबकि स्टेट लेवल की बात किया जाए तो ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, और ये सेंसस का यूटिलाइज करके बनाती है कि आपका एक सेंसस किया जाएगा, उस सेंसस के आधार पर कौन बीपीएल है कौन एपीएल है वो किया जाएगा, इस वजह से आपका दिखाया जाता है, ठीक है। आप साथ ही साथ एनसी सक्सेना कमेटी है रिकमेंड 50% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन बीपीएल कार्ड्स, मतलब 50% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन जो है उनके पास क्या है, बीपीएल कार्ड है, ये एनसी सक्सेना ने कहा था, ठीक है। देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपके एस्टिमेशन थे, आप याद रखें। अब ये अगर आपसे पॉवर्टी एस्टिमेशन पूछेंगे तो आप यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप लिखने से क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ पॉवर्टी एंड पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया, तो बच्चे क्या करते हैं, पॉवर्टी लिख देते हैं, पॉवर्टी एस्टिमेशन या पॉवर्टी टाइप्स लिख के आ जाते हैं, और फिर कहते हैं कि सर मुझे मार्क्स नहीं मिला। तो मार्क्स आपको कैसे मिलेगा बच्चों, क्योंकि आपसे अपने पॉवर्टी लिखा तो जो लिखा उसका मार्क्स मिला, लेकिन पॉवर्टी एस्टिमेशन पूछ रहा है ना, तो पॉवर्टी एस्टिमेशन में आपको बताना पड़ेगा कि यूआरपी क्या होता है, एमआरपी क्या होता है, एमएमआरपी क्या होता है, अलग कमेटी की रिपोर्ट क्या था, तेंदुलकर कमेटी ने क्या कहा, रंगराजन कमेटी ने क्या कहा, नीति आयोग किस आधार पर निकालती है, बीपीएल का निकलने का एस्टिमेशन क्या है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि क्रोनिक पॉवर्टी क्या है, सीजनल पॉवर्टी क्या है, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी क्या है, ये सारी चीज़ नहीं पूछ रहा है। वो आपसे पूछ रहा है कि एस्टिमेशन कैसे करेंगे। अब देखिए पॉवर्टी एस्टिमेशन की जब हम बात करेंगे तो ये नोट्स है, इसको आप सिर्फ जान ले, ये आपके एग्जाम में आएगा नहीं, अगर आएगा तो आप लिख सकते हैं कि अगर पॉवर्टी एस्टिमेशन बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले कैसे निकालते थे। तो सबसे पहला एस्टिमेशन किया गया था श्री दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आप देखेंगे तो उन्होंने पॉवर्टी अपने बुक में पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखा था कि जो भारत का जो पर कैपिटा इनकम है वो आपका क्या है, 16 to 35 पर कैपिटा है, ठीक है। इस आधार पे उन्होंने गरीबी को डिफाइन किया था। हालांकि कहीं पे उन्होंने इसका जिक्र नहीं कहा है पॉवर्टी लाइन, उन्होंने सब्सिस्टेंस बेस्ड पॉवर्टी लाइन कहा था, मतलब पॉवर्टी के बारे में जिक्र नहीं किया है, सिंपली वो बताया है। फिर 1938 में आप देखेंगे तो एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी JN नेहरू के अध्यक्षता में, तो वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे उन्होंने मिनिमम 15 से 25 रुपये को पर कैपिटा एज अ पर वार प्राइसेस रखा था। मतलब उस समय जब वार चल रहा था तो मतलब जो व्यक्ति 15 से 25 रुपये अगर कमा रहा है तो वो क्या होता था, गरीबी रेखा से ऊपर होती थी 1938 में, ऐसा कहा गया था। आप देखिए 1935 में आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट का मतलब आज़ादी के बाद, तो आज़ादी के बाद देखिए सबसे पहला काम जो था, आप नीति आयोग है उस समय प्लानिंग कमेटी थी, प्लानिंग कमीशन था, तो प्लानिंग कमीशन जो थी वो निकालती थी पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया, ठीक है, बाय यूज ऑफ NSSO डाटा। तो ठीक है, तो देखिए प्लानिंग कमेटी जो है 1962 में वर्किंग ऑन द ग्रेप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्लानिंग हो गया, ठीक है, ये बता दिया, ये 2025 रखा गया था। अब आपसे पूछ सकता है कि एक है BM धानकर और N रथ आपके कमेटी थे, उन्होंने फर्स्ट सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया बेस्ड ऑन द नेशनल सैंपल सर्वे NSSO के डाटा को इन्होंने किया था, और इन्होंने भी कैलोरी इनटेक पे ही किया था। कैलोरी इनटेक करने का मतलब इन्होंने भी रूरल एरियाज़ के लिए और अर्बन एरियाज़ के लिए कैलोरीज बताया, लेकिन इन्होंने क्या कहा, मतलब एक कॉमन रखा था कि 2250, मतलब 2250 कैलोरी जिसको मिलेगा वो गरीबी रेखा से ऊपर होगा, जिसको नहीं मिलेगा गरीबी रेखा से नीचे, चाहे वो रूरल एरियाज़ हो चाहे वो अर्बन एरियाज़ हो। ये ऐसा कहा था किसने, आपके BM धानेकर कमेटी ने,
लेकिन अलग कमेटी जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 1997 और 1977 में इनको बनाया गया था और 1979 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था। इस आधार पर इन्होंने रूरल एरियाज़ को न्यूट्रिशन बेस मतलब कैलोरी इंटेक के आधार पर रखा था कि जो रूरल एरियाज में 2400 और जो अर्बन एरिया में 2100 इससे कम पाएगा वो गरीब रेखा के पास रहेगा। ठीक है, अब दांतेवाला कमेटी देखे तो दांतेवाला कमेटी ने भी सेम डेटा को ही रखा जो अलग कमेटी ने रखा, लेकिन उन्होंने बोला कि यूआरपी यूज करेंगे। यूआरपी का मतलब होता है कि लास्ट 30 डेज का हम कंपेयर करेंगे अपने कंजम्पशन का। तो ये किसने कहा था? ये दांतेवाला कमेटी ने। तो मतलब एक आप अलग कमेटी 1979 कैलोरी हो गया, दूसरा दांतेवाला कमेटी आपके हो गए तो वो भी कैलोरीज को सेम रखते हैं, बट इसमें एक ऐड करते हैं, यूआरपी का इस्तेमाल करेंगे। यूआरपी क्या है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद रिकमेंडेड किए थे कि देखिए सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर के लिए, अर्बन के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, क्योंकि देखिए गरीबी के रेखा के अंतर्गत तो यही लोग आएंगे। तो इन्होंने बोला कि जो रूरल एरियाज है उसके लिए हम एग्रीकल्चर लेबर्स का हम निकालेंगे, जबकि सीपीआई जो निकालेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालेंगे, इंडस्ट्रियल वर्कर का निकालेंगे। ये आपके दांतेवाला कमेटी बोलते हैं। तेंदुलकर कमेटी जो है वो 2005 में इनको बनाया गया था, 2009 में अपने रिपोर्ट को सबमिट किए थे और ये इनको किया गया था प्लानिंग कमेटी के द्वारा कंस्टिट्यूट। एक एक्सपर्ट कमेटी थी जो उन्होंने क्या किया कि जो तेंदुलकर कमेटी है उन्होंने दांतेवाला कमेटी का जो यूआरपी है मतलब यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड उसको चेंज करके आपका मिक्स रेफरेंस पीरियड को लाया। मतलब बोला कि हम अब एमआरपी को यूज करेंगे, मतलब यूआरपी नहीं। मतलब अब इसमें दो तरह का गुड्स को इस्तेमाल करेंगे। पहला जो होगा फ्रीक्वेंसी यूज, जो हम जल्दी यूज करते हैं उसका 365 डेज के साथ कंपेयर करेंगे, और जो रिमेनिंग बच के कंजम्पशन आइटम उसको 30 डेज के साथ करेंगे, ऐसा तेंदुलकर कमेटी ने कहा था। ठीक है, आप देखिए इन्होंने क्या बोला था, आप यहाँ पे फिर से देखें इनके कमेटी की रिपोर्ट। तो रूरल एंड अर्बन एरियाज ईच स्टेट बेस्ड ऑन द यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट एंड फोकस ऑन ऑल इंडिया पॉवर्टी लाइन 2005। देखिए आप इनकी जो पैसे देखे टोटल तो 446.6 पर कैपिटा पर पर्सन और 578 पर कैपिटा पर मंथ, मतलब पर मंथ का है। देखो ऊपर में जो मैंने दिया था वो पर डे का था और ये पर मंथ का है। ठीक है, तो पर मंथ अगर आप इतना कमा रहे हैं इन रूरल होंगे। साथ ही साथ प्राइवेट एक्सपेंडिचर जो आपका होना चाहिए वो हेल्थ और एजुकेशन पे भी खर्च होना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। अब देखिए रंगराजन कमेटी क्या है, तो रंगराजन कमेटी ठीक उसके उलट आते हैं। रंगराजन कमेटी 2012 में बनाए गए थे, 2014 में रिपोर्ट दिए। अब इन्होंने क्या कहा कि जो आप एमआरपी यूज करते हैं उसको आप क्या करेंगे, एमएमआरपी का इस्तेमाल करेंगे, मतलब मॉडिफाई मिक्स रेफरेंस पीरियड को। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि टू अकाउंट बोथ फूड एंड न्यूट्रिशन नॉन फूड आइटम्स यूज एमआरपी, मतलब जितने भी आइटम्स है फूड और नॉन फूड सबको हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और आप याद रखें कि ये पहले ऐसे कमेटी थे जिसने न्यूट्रिशन बेस में सिर्फ कैलोरी को नहीं प्रोटीन और फैट को भी शामिल किया था। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप बताएंगे कि रंगराजन कमेटी के एस्टिमेशन में सिर्फ कैलोरी इंटेक ही नहीं प्रोटीन को भी रखा गया था, फैट्स को भी रखा गया था, और आपके प्रोटीन फैट्स और कैलोरी इन तीन को शामिल किया गया था रंगराजन कमेटी में। ठीक है, और पॉवर्टी का थ्रेशोल्ड रखा गया था 47 रुपीज़ इन अ डे। मतलब अगर कोई एक दिन में 47 रुपये कमा रहा है एक पर्सन सिटीज़ में तो आप गरीब नहीं हैं, और 32 रुपये अगर आप रूरल एरियाज़ में कमा रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं। तो इस हिसाब से आप देख ले 47 इंटू 30 से मल्टीप्लाई करके तो 1200 अब प्लस 200 हाँ 210 मतलब 1410 रुपये अगर आप कमा रहे हैं कहाँ पे, इन अर्बन एरियाज़, और यहाँ पे 900 और प्लस 60 960 रुपये करीब में कमा रहे हैं आप रूरल एरिया में, तो आप गरीब नहीं कहलाएंगे। तो देखिए टोटल ओवरऑल आप देखें तो पहले मैंने आपको पॉवर्टी एस्टिमेशन के 3 स्टेप बताए, 3 मेथड, यूआरपी, फिर दूसरा एमआरपी, फिर तीसरा एमएमआरपी, सबको मैंने डिफाइन किया। ठीक है, फिर दूसरे स्टेप में मैंने बताया कि आप नीति आयोग करती है, नीति आयोग किस आधार पे करती है वो मैंने बताया। तीसरा फिर मैंने आपको कमिटीज़ के बारे में बताया कि सक्सेना कमेटी क्या बोली, ठीक है, दांतेवाला कमेटी ने क्या बोला, तेंदुलकर कमेटी ने क्या बोला, अलग कमेटी ने क्या बोली, और रंगराजन कमेटी क्या बोले। ठीक है, अब इस आधार पे अब हम देखते हैं कि हमारा पॉवर्टी एस्टिमेशन निकालने में दिक्कत क्या है। तो देखिए कंपोनेंट ऑफ पीएलबी मतलब पॉवर्टी लाइन बास्केट को निकालना काफ़ी चैलेंजिंग है, बिकॉज द प्राइस डिफरेंसेस विच वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, पीरियड टू पीरियड। पहला तो यह है कि पॉवर्टी एस्टिमेशन निकालने का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हर स्टेट का अपना अलग अलग महंगाई दर है।
जैसे कोई एक बास्केट आप ले ले, मतलब कि पोटैटो ही ले ले, तो पोटैटो आप देखेंगे तो आप बिहार के रूरल एरियाज़ में देख लें तो वहाँ पे दाम कितना मिलेगा आपको, मान लीजिए 10 से 15 रुपये। वहीं अर्बन एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ पे मिलेंगे आपको 25 से 30 रुपये। तो अब देखिए डिफरेंसेस इन द प्राइस ऑफ द वन गुड्स। तो जो डिफरेंसेस इन द प्राइस ऑफ द वन गुड्स इज द क्या है, एक तरह से आपका चैलेंजिंग जॉब है आपको पॉवर्टी एस्टिमेशन निकालने में। दूसरा डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक डायनेमिक्स, मतलब जिस तरह से डेमोग्राफिक हमारा है एक कंजम्पशन पैटर्न का, फिर न्यूट्रिशन नीड्स है, प्राइस ऑफ कंपोनेंट कीपिंग चेंजिंग एज पर डायनेमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी, मतलब जिस हिसाब से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन में भी बच्चे के इंटेक का मतलब कैलोरी और बूढ़े का और जवान का एक अलग अलग एस्टिमेशन है। तो इस आधार पर डायनेमिक इन नेचर है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि निकालना डिफरेंट है। अब वहीं पे देखें कि एक लैक ऑफ कॉन्सेशनेस है। लैक ऑफ कॉन्सेशनेस मतलब सहमति, आपसी सहमति नहीं है। क्यों? देखिए तेंदुलकर आप जब ऊपर देखेंगे तो दाते वाला कमेटी बोलते हैं यूआरपी का इस्तेमाल करो, जबकि तेंदुलकर कमेटी बोलती है कि आप एमआरपी का इस्तेमाल करो, जबकि आपके रंगराजन कमेटी है वो बोलते हैं एमएमआरपी का इस्तेमाल करो। तो देखिए तीन कमेटी ने तीन तरह की बातें की है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपस में क्या है आपका मतलब एक तरह से समझौता नहीं है। तो ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा आपका एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है पॉवर्टी एस्टिमेशन को निकालने में। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, तो देखिए रीडिफाइनिंग द पॉवर्टी लाइन, पूरे देश के लिए पॉवर्टी लाइन आप क्या करेंगे, रीडिफाइन करेंगे। ठीक है, वेरिएबल पॉवर्टी लाइन्स मतलब आप क्या वेरिएबल्स मतलब करने का मतलब टू सेट पॉवर्टी लाइन एट द लेवल डेट अलाउ द हाउस होल्ड टू गेट 2 स्क्वायर मील्स अ डे एंड अदर बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। मतलब आप एक वेरिएबल्स बना दे कि इसके मतलब जैसे आप इन्फ्लेशन निकालते हैं तो प्लस माइनस, जैसे 2 + -4 है मतलब 2 से 6 के बीच में। ठीक इसी तरह से आप एक वेरिएबल निकाल ले कि इस वेरिएबल के अंतर्गत जो होगा रूरल और अर्बन एरिया में वो आप क्या कहलाएंगे, वो बेसिक नीड्स को ले सकते हैं, और इस नीड्स को भी अगर नहीं ले पा रहे हैं तो ऐसे में वो गरीबी कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, हाइब्रिड एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजरमेंट, और उसके बाद पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, ये चार चीज़ें जो है आप बताएंगे। तो देखिए बच्चों जो मैंने आपको बताया ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, और सारे कॉन्सेप्ट में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछेंगे। तो पॉवर्टी के पार्ट 2 से ही आपके क्या हो गए सारे के सारे, अब इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 देख ले, पॉवर्टी में इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, जो देखे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा एग्ज़ाम में, जो नहीं देख के जाएंगे तो मैं आफ्टर एग्ज़ाम इस चीज़ को फिर से पोस्ट करूंगा और बताऊंगा कि मेरे नोट्स से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।